दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना आज एक बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोगों का बैंकों के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सिचुएशन ये हो गई है कि अब रोड्स पे टैंक उतारने पड़े हैं ताकि कोई ज्यादा प्रोटेस्ट ना कर सके और लोगों को दबाया जा सके। अभी 2022 का आधा ही साल बीता है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी घुटनों पे आती जा रही है। जहां बाहर से हमें लगता है कि चाइना एक डेवलप कंट्री है जहां पे हर चीजें ऑर्गेनाइज्ड होगी, लेकिन अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना में करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर लेवल पे करप्ट लोग हो चुके हैं, जिस वजह से लाखों लोगों के पैसे डूब चुके हैं और लोग सड़कों पे उतर आए हैं। तो इस वीडियो में आज बात करने की कोशिश करेंगे 3 पॉइंट्स में कि क्यों चाइना की इकोनॉमी आने वाले कुछ टाइम में आप फेल होते हुए देखेंगे, जिसका असर पूरे दुनिया पे और आपके फाइनेंसेस पे भी पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें। तो मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो आज चाइना के इकोनॉमिक पिलर्स एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी दिखाई देता है। अगर हम चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो साल 2011 में वो 9.55% था और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ 4.78% ही रहेगा। आज चाइना 3 बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है जो इनके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया करती है। इन तीनों पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। दोस्तों सोचिए एक ऐसी कंट्री जहां के रियल एस्टेट डेवलपर्स इतने ज्यादा प्रॉपर्टी सेल करने के लिए डेस्परेट हों कि वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो लोगों से चावल, गेहूं कुछ भी ले लिया करते हैं और प्रॉपर्टी बेच देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है चाइना के ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स लोगों को प्रॉपर्टी देने के बदले उनसे कुछ भी सामान ले रहे हैं जिसको वो बाद में बेच के उसका कुछ पैसा कैश आउट कर सकें। आज चाइना का रियल एस्टेट मार्केट लगातार डूबता जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने एवरग्रांड क्राइसिस के बाद कुछ बड़े स्टेप्स भी लिए और रियल एस्टेट कंपनीज के साथ कुछ कड़े कानून भी बनाए गए, जैसे कि एसेट लायबिलिटी रेशियो, नेट डेब्ट इक्विटी और कैश शॉर्ट टर्म। लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। एवरग्रांड के क्राइसिस के बाद कुछ और बड़ी कंपनियां हैं रियल एस्टेट की जो कि अपना समय पे पैसा नहीं चुका रही हैं बैंकों को, जिसमें शिनमाओ और सुंग जैसी बड़ी कंपनियां हैं, जिससे कि चाइना के बैंक्स पर लगातार अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री चाइना के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके जीडीपी में 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है और जब ये गिर रही है इंडस्ट्री तो चाइना की इकोनॉमी पे उसका सीधा असर देखा जा सकता है। इसलिए चाइना गवर्नमेंट ने लोन्स पर इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम कर दिए हैं, जिस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदें। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी कहा गया है आप अपने स्टेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ नए स्टेप्स लीजिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदें। और इसीलिए शंघाई जैसे जगह ने होम बायर्स के लिए परचेज रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। इसके साथ ही टायर 1 सिटी जैसे बीजिंग और टायर 2 सिटी जैसे शुजोउ और शियांगची ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। इन सब का एक ही मकसद है कि गिरती रियल एस्टेट इकोनॉमी में लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करें प्रॉपर्टी, जिससे ये इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन ये पॉलिसीज लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही हैं, ये बल्कि आग में घी डालने जैसा काम कर रही हैं। अगर हम चाइना के रियल एस्टेट मार्केट को समझें तो चाइना के 85% हाउसेस प्री सेल में ही बिक जाते हैं। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही लोग वो प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं और बैंकों से लोन लेके, जिसका वो बाद में इंटरेस्ट और वो जो अमाउंट है वो चुकाते रहते हैं। लेकिन कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से रियल एस्टेट कंपनीज के प्रोजेक्ट लगातार रुक गए, जिस वजह से कंपनीज के पास पैसे बेहद कम बचे हैं और वो अपने एग्रीमेंट के मुताबिक सही समय पे लोगों को प्रॉपर्टीज नहीं दे पाए हैं। और इस वजह से अब प्रॉपर्टी ओनर्स ने अपने इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा आधा पैसा तो डूब चुका है, हमने प्रॉपर्टी के आधे से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। तो अब लोग आगे का पैसा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने आधे से ज्यादा पैसे दे दिए हैं प्रॉपर्टी के और कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है, रियल एस्टेट कंपनीज लोगों के ऊपर प्रेशराइज कर रही है कि आप पूरे अमाउंट उसके पे करिए, बट लोगों का कंस्ट्रक्शन तक नहीं चालू हुआ है। लोग नहीं चाहते हैं अब कि अब आगे उनका पूरा पैसा डूब जाए। और ये फिगर अगर कितना बड़ा है हम समझने की कोशिश करें तो चाइना की प्री सेल इकोनॉमी से $350 बिलियन के लोन लिए गए हैं लोगों ने, जिस वजह से अगर ये पूरे पैसे नहीं पे किए जाते हैं तो एवरग्रांड जो क्राइसिस हुआ था चाइना में वो तो एक बहुत छोटी सी चीज़ होगी। इससे पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएगी और चाइना तो डूबेगा ही। चाइना में लोन न देने की शुरुआत हुई 30 प्रॉपर्टीज से और आज ये बढ़ के 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हमें प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी हम आगे के पैसे नहीं देंगे। और बात भी जायज़ है और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होती जा रही हैं और चाइना गवर्नमेंट को पता है कि आने वाले टाइम में एक ये बड़ा प्रोटेस्ट बन सकता है, जिस वजह से चाइना की इकोनॉमी तुरंत गिर सकती है। इसीलिए चाइना गवर्नमेंट इस सारे मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीकों से। चाइना के लोग डरे हुए हैं और गुस्से में भी हैं क्योंकि उन्हें पता है एक साइड से कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो उनके ऊपर किसी तरह से प्रेशराइज करके पैसा तो निकाल लेगी। गुस्सा इस बात का है कि उनकी प्रॉपर्टी बनी भी नहीं है और उनके पॉकेट से पैसे जाते जा रहे हैं। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो चाइना के ग्रोथ को रोकने का काम चाइना की गवर्नमेंट ही कर रही है, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी है। चाइना इकलौती बड़ी इकोनॉमी थी जिसने यूक्रेन और रशिया के वॉर में कंडेम नहीं किया। मतलब चाइना की तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया कि ये वॉर रुकना चाहिए, क्योंकि चाइना का भी हिडन एजेंडा है ताइवान के साथ। उन्हें भी पता है
कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है, उसी तरीके से हम भी ताइवान के ऊपर करना चाहते हैं। और उनको पता है कि रशिया हमें सपोर्ट कर देगा, और ये बात चाइना को भी पता है। चाइना जितना ज़्यादा प्रेशर ताइवान पे बना रहा है, उतना ही ज़्यादा ताइवान यूएस के क्लोज जाता जा रहा है। अभी हाल ही में यूएस रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद चाइना वॉर रिहर्सल करना भी शुरू कर चुका है। और इसके साथ ही यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चाइना को एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर चाइना कोई भी स्टेप ताइवान के आगे लेके आता है तो यहाँ पे उसको यूएस की फोर्स के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, जो कि चाइना की इकोनॉमी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। Very quickly, you didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. लास्ट टाइम जब ट्रम्प गवर्नमेंट के समय यूएस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो कई सारी बड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी यूएस की तरफ से चाइना के ऊपर, जिस वजह से यूएस की इकोनॉमी बहुत इफेक्टेड हुई थी। बहुत से बिजनेसमैन चाइना छोड़ के यूएस वापस चले गए थे या अपने कंट्री में वापस चले गए थे, क्योंकि वो चाइना को एक सेफ प्लेस नहीं मान रहे थे। इसके साथ ही सिर्फ यूएस उनके पीछे नहीं है, कई और बड़ी कंट्रीज भी चाइना के खिलाफ खड़े हैं। जैसे कि यूएस की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने चाइना को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ताइवान की तरफ कोई भी कदम बढ़ाया तो हम सारे देश मिलकर उसका सामना करेंगे। और अगर कई बड़े देश एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चाइना उनसे कभी फाइट नहीं कर पाएगा। बट फाइट तो अलग चीज़ है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा इकोनॉमी पे आएगा और आम लोगों की जिंदगी पे आएगा, जो कि आप आने वाले टाइम में असर देखेंगे। अगर वॉर के कंडीशन बनते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर तो बस मार्केट का एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आपको चाइना की इकोनॉमी गिरते समय समझ में आएगी, जहाँ सिर्फ चाइना ही नहीं दुनिया की हर एक इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। अगर हम अपने तीसरे रीजन की बात करें तो चाइना में एक बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, जिसमें करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों के पैसे डूब गए हैं। चाइना के हेनान प्रांत में 5 बैंकों में 4 लाख लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, और बैंकों ने यह बताया कि ये सिर्फ मेंटेनेंस रीजन की वजह से लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे। और जब बहुत दिनों तक बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुए तो लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए। और ये स्कैम जब पूरा पता चलता है, वो कुछ ऐसा था, चाइना में सेविंग अकाउंट्स पे लोगों को बेसिकली 4 से 5% का इंटरेस्ट मिला करता है जो भी पैसे वो जमा करते हैं। लेकिन इन कुछ ग्रामीण बैंकों ने क्या किया, उन्होंने लोगों को लालच दिया कि वो लोगों को 8 से 9% इंटरेस्ट देंगे, जिस वजह से 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने पैसे जमा किए अपने बैंकों में। और उसके बाद इन कंपनीज ने रियल एस्टेट कंपनीज को लोन दे दिया, और वो कंपनीज पैसे लेके भाग चुकी हैं और समय पे उन्होंने पैसे नहीं चुकाए, जिस वजह से अब 4 लाख से ज़्यादा लोगों के पैसे डूब गए हैं। और अगर हम इस अमाउंट को समझने की कोशिश करें तो चाइना मीडिया के अकॉर्डिंग ये टोटल अमाउंट करीब 1.5 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीज़ में करीब 12,000 करोड़ रुपए है। लेकिन वर्ल्ड मीडिया के अकॉर्डिंग ये कीमत करीब 5.5 बिलियन डॉलर है, मतलब कि करीब 40,000 करोड़ रुपए। और ऐसा कहा जा रहा है ये 5 बैंक 10 और बैंकों से जुड़े हुए हैं, मतलब फ्रॉड अभी और भी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, चाइना में करीब 4 लाख ग्रामीण बैंक हैं, जिसको चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे फ्रॉड हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट का भी हाथ है, और जिस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट लोगों के प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्ट कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि लोग सड़कों पे उतर गए हैं, मारपीट हो रही है, और चाइना ने अपने टैंकर्स उतार दिए हैं कि ताकि लोग डर जाएं और लोग पीछे हट जाएं। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि चाइना किस तरीके से ये गैप को फिल कर पाता है, जितने लोगों के पैसे डूबे हैं, चाहे रियल एस्टेट में, चाहे बैंकों में, चाहे जो वॉर की एक सिचुएशन बन रही है। इन सब चीज़ों की वजह से आम जिंदगियां चाइना में प्रभावित हो रही हैं, और उसका पूरा असर दुनिया में दिखाई देगा। और अभी फिलहाल में ये चाइना की जीडीपी पे तो दिख ही रहा है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ऑप्शन में आप अपना भी ओपिनियन बताइए चाइना के बारे में। और हमने कई वीडियो चाइना के कंपनीज के ऊपर में बनाई है जो कि इंडिया में भी आके फ्रॉड करती हैं, आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।